मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अहमद रिजवी। आज मैं आपसे फिर बात करने आई हूँ बजरंग दल के गुंडों की। आज मैं फिर बात करने आई हूँ, एक बार फिर एक मॉब लिंचिंग होते होते बची। ये 13 तारीख की बात है, 13 जुलाई की बात है। ओखला का एक लड़का, एक ड्राइवर जिसका नाम सुफियान था, उम्र 21 से 22 साल, वो यहाँ से कूड़ा लेकर, यानी ओखला में जो आप देखिए कि किसी भी इलाके में कहीं मुर्गे कटते हैं तो उनका जो कूड़ा होता है, उनके जो फर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो कूड़े में जाकर डाले जाते हैं या कहीं पे जाकर बेचे जाते हैं और फिर उसका वो मछली का दाना वगैरह बनता है। तो ओखला से वो छोटा हाथी, जो छोटी गाड़ी होती है, उसमें वो मुर्गे के विंग्स जो थे वो लेकर जा रहा था और रात के 12:30 बज चुके थे। और जैसे ही वो गाजीपुर पहुंचने वाला था, तो जहां पर वो जा रहा था, भाटी साहब के पास जा रहा था, भाटी साहब के पास वो नहीं पहुंच पाता। जिन लोगों की वो गाड़ी थी वो परेशान हो जाते हैं। वो पूछते आया कि बीच में से सुफियान गायब हुआ, तो कहाँ गायब हुआ? न तो वो भाटी साहब के पास पहुंचा, न वो ओखला में, और ओखला से जा चुका। तो फिर बाकायदा पूरे लोग परेशान थे और अभी यही सोच रहे थे क्या हो। तो तभी जो दूसरे लोग यहाँ से जाते हैं, उनकी कॉल उन पर आई, उन मैम के पास आई जिनका वो छोटा हाथी था। उनसे कहा कि आपका जो छोटा हाथी है और आपका जो ड्राइवर है, वो फ्लाईओवर जो गाजीपुर से पहले पड़ता है, उस पर बजरंग दल वाले खड़े हुए हैं और वहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट चल रही है। ये लोग आनंद फानन यहाँ से भागते हैं और कमाल की बात है कि बजरंग दल वाले उस लड़के को दबाकर बजाते हैं और बजाने के बाद उसको पकड़कर फ्लाईओवर पर लटका देते हैं। कहते हैं कि हम देखते हैं तुझे कौन बचाता है, आज हम तुझे मारकर छोड़ेंगे। फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर जो सारी रात चलता रहता है। और कहते हैं कि बता अब गाय का काम करेगा। याद है आपको मैंने कितने लाइव में बोला कि ये वो कमीन नस्ल है, ये वो कमबख्त लोग हैं, ये उस खानदान से आते, बेरोजगार इन लोगों का परिवार है, बजरंग दल वालों का, गुंडा दल वालों का, कि इन लोगों को कुछ ही दिन जा रहे हैं। मैंने बोला था कि ये मुर्गे को भी गाय बना सकते हैं। इन्होंने वही करा। इन्होंने मुर्गी के वो पर, जब मुर्गी को काट दिया जाता है, तो जब मुर्गी के पर उतारे जाते हैं तो उनको भी कूड़ा, उनका जो स्क्रैप होता है, एक तरह का डिस्पोजल होता है, उसको बेचा जाता है। वो फिर मछली के दाने में आगे जाकर काम हो जाता होगा। बजरंग दल के गुंडे इसको लगातार मारते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, आप समझ में आ रहा है, और वो मैम भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ पुलिस की साठगांठ है। वो फौरन खुद ही पुलिस वालों को फोन करते हैं और इस लड़के का मोबाइल छीन लेते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हमने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें गाय का गोश्त है। पुलिस भी फौरन तैयार बैठी हुई होती है। आप और हम फोन करें तो 1.5 घंटे से पहले कभी पुलिस की गाड़ी नहीं आती, बाज दफा तो नंबर ही नहीं लगता है, लेकिन वहां पुलिस फौरन पहुंच जाती है 5 से 10 मिनट में और उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती तेरी गाड़ी जब्त करी जाएगी। मतलब उसके परिवार वाले जो अब तक ओखला से पहुंच चुके होते हैं, वो कहते हैं कि सर देखिए तो सही, गाड़ी खोलिए, वीडियोग्राफी करिए, आप देखिए तो सही इसमें माल क्या है। पुलिस वाले वीडियोग्राफी नहीं करते, कहते हमें कोई वीडियोग्राफी नहीं करनी, और बजरंग दल वाले गुंडे जो होते हैं, बजरंग दल के गुंडे चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरा मोबाइल इन लोगों के पास है, बजरंग दल वालों ने मेरा मोबाइल छीन लिया। पुलिस वाले फिर उनको फोन करते हैं। वो लड़का, वो जो गुंडा, बजरंग दल का गुंडा है, वो आता है, उस लड़के का मोबाइल दे देता है। अब पुलिस वाले डीलिंग करते हैं फैमिली के साथ, यानी ड्राइवर के उस ड्राइवर के मालिक के साथ, जिन लोगों के यहाँ वो ड्राइवरी करता था, उन लोगों के साथ डीलिंग करते हैं कि बताओ हम तुम्हें छोड़े तो किस ब्याह पर छोड़े, हमें कितने पैसे दोगे, नहीं तो हम गाय का इल्जाम लगाकर तुम्हारी गाड़ी को भी जब्त करवा देंगे। कौन देख रहा है, कौन जाकर मालूम कर रहा है? पुलिस वालों ने कह दिया गाय है तो वो गाय है, चाहे वो दाली क्यों ना हो। और उसके बाद पुलिस वाले डीलिंग करते हैं और शर्त रखते हैं कि ना तो इस लड़के का कोई दिल्ली में मेडिकल हम कराएंगे, ना तुम कराना। और उस लड़के को बजरंग दल वाले भी धमकी देते कि अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो तू यहाँ से चला जा। वो लड़का डर के दिल्ली छोड़कर, उसकी फैमिली आ जाती है और उसको लेकर चली जाती है। क्या समझ में आया? दिल्ली में बैक टू बैक, एक के बाद एक किस तरह के हादसे हो रहे हैं और बजरंग दल वालों की हो रहा है। और बजरंग दल वाले
खुद ही पुलिस को फोन करते हैं। अभी आपने देखा कि एक 9 तारीख में एक वाकया हुआ था जिसको हमने भी दिखाया, बहुत लाइमलाइट करा, वो कॉल भी हमारे ही पास आई थी, बहुत सारे चैनल्स पर और ट्विटर पर वो जो है वो मुद्दा वायरल हुआ। फरहान या हिंदुस्तान लाइव पर भी वो लाइव हमने चलवाया। और उसके बाद रॉकी गुंडा बजरंग दल का था, उसकी फरहान भाई के पास कॉल भी आई और वो कह रहा था कि हाँ मैं अपनी जगह सही हूँ और ये लोग ना सड़क पे भैंसा काट रहे थे। तो फरहान भाई ने ये बोला कि फरहान या ने कि अगर इस सड़क पर काट भी रहे थे तेरे बकौल तो तू इनको मार देगा, जय श्री राम के नारे लगवाएगा, उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई करेगा। कोई एविडेंस इनके पास नहीं है। और पुलिस को जब भी पुलिस को इन्होंने फोन करा था, क्योंकि फारूक बता रहे थे कि जब मुझे ये मार रहे थे और मुझे उसके तमंचे के बटों से मार रहे थे तो मुझे गोली मारने वाले थे, तभी उसकी कॉल आई थी और रॉकी की, और उसने कहा था कि पुलिस आ रही है। तो रॉकी को कैसे पता चला पुलिस आ रही है? यानी वहां भी इन्होंने पुलिस को बताया और उन लोगों का, वो जो मजदूर थे, वो 5 जो वो बड़े लेकर आ रहे थे, बड़ी भैंसे लेकर आ रहे थे, वो पुलिस वालों ने जब्त कर ली। उनके पैसे बजरंग दल वालों ने छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, और वो जो माल था वो भी पता नहीं कहाँ गया, ना उनका मेडिकल करवाया। और पुलिस वालों ने, जो प्रीत बिहार की पुलिस थी, उन्होंने फारूक के ही खिलाफ एक FIR करी। FIR नंबर 183 था। कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई और अभी भी आईओ लगातार फारूक को धमकी दे रहा है कि अगर तुम ज्यादा इसको करोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे। और ये वाला मामला फिर उसी रूट पे, वही गाजीपुर, वही गोश्त का काम, वही कुरैशी फैमिली, वही बजरंग दल के गुंडे मवाली। अरे इन मवालियों को कोई बिजनेस दो, मोदी जी इनके लिए कोई रोजगार योजना लेकर आओ ताकि ये उस योजना के अंतर्गत आकर मुसलमानों का खून पीना बंद करें, क्योंकि निठल्ले निकम्मे बेवड़े शराबी हैं। और कल भी जो इन्होंने 13 तारीख में जो मॉब लिंचिंग करी है उसमें भी ये लोग जबरदस्त तरीके से शराब पिए हुए थे और 25 लोग थे और बड़े आराम से, मेरे पास फोटो है, बड़े आराम से ये जो बजरंग दल का उस वक्त नेता बन रहा था, जो इसको सूफियान को मार रहा था, आराम से फ्लाईओवर पर टेक लगा के ऐसे खड़ा हुआ है जैसे इसकी अम्मा का निकाह हो रहा है और ये छुआरे का वेट कर रहा है कि अम्मा जी कब इसको छुआरे खिलाएं। मतलब इतना जबरदस्त माहौल हो गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में आई, इन लोगों के थोपड़े देखकर मुझे ये लगा, ये मुझे कहीं से पंडित नजर नहीं आते, इनके थोपड़ों से ये बनिए भी नजर नहीं आते, इनके थोपड़े चौकटे अगर देखा जाए तो ये कहीं से कहीं तक आपको ठाकुर भी नजर नहीं आते। यानी ये जो बजरंग दल में और RSS में है, इनके थोपड़े चौकटे देख के जो इतने गंदे गलीज मैले कुचैले चप्पल फटे हुए कपड़े होते हैं, ये कहीं से भी स्वर्ण जाति यानी उच्च कोटि के नहीं लगते, यानी ये सुपीरियर हिंदू तो नहीं हो सकते। तो सवाल फिर यही उठता है कि ये कौन से वाले लेवल के हिंदू हैं जिनकी शक्लें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि 6-6, 7-7 दिन पहले इन लोगों ने शायद मुंह धोया हो। कपड़े ऐसे होते हैं कि शायद इनकी माँ ने जब ये बड़े हो तभी एक आध बार इनका कपड़ा सूट बनाया हो। हाँ, हाथों में इनके धागे होते हैं और पुलिस का इनके पास साथ होता है, यानी कि ये उच्ची कोटि के हिंदू नहीं होते। अभी कौन से वाले हिंदू, कौन से वाले बेरोजगार, कौन से वाले OBC या SC ST हैं, ये आपको फैसला करना। और लगातार इस तरह का जितने भी ये लोग काम करते हैं सारे उच्च कोटि के तो नहीं होते। आपने देखा ABP जो कॉलेजों में इन गुंडों की जमात काम करती है RSS, उसमें भी सारे के सारे दलित बरादरी से होते हैं, वो भी कोई उच्च कोटि के नहीं, तो खुद ही दलितों को मार रहे होते हैं और मुसलमानों को मार रहे होते हैं। तो इन लोगों पर भी काम करना चाहिए, समाज को काम करना चाहिए और दलितों के बड़े बड़ा नेता को काम करने चाहिए कि जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं या मुसलमानों को दंगों में मारते हैं, वो कौन से वाले हिंदू होते हैं? क्योंकि ना वो पंडित होते, ना वो बनिए होते, ना वो ठाकुर होते। कोई भी उच्ची कोटि का बंदा मुसलमानों को न तीर से मारता, न तलवार से मारता, न मॉब लिंचिंग करके मारता, न दंगों में मारता। तो फिर ये कौन से वाले हिंदू होते हैं जो इन मुसलमानों को मार रहे होते हैं? तो ये मॉब लिंचिंग दर्शाती है कि दिल्ली जैसे इलाके में, दिल्ली जो राजधानी है और लगातार एक ही रूट को टारगेट करा जा रहा है, गाजीपुर को टारगेट करा जा रहा है, कुरैशी बिरादरी को टारगेट करा जा रहा है और नौजवानों को डराया जा रहा है, यानी इनके कारोबारों को खत्म भी करा जा रहा है। और पुलिस इनसे अवैध वसूली भी करे, उन्हीं लोगों से अवैध वसूली कर रही है जिनको जान से मारा जा रहा है या जिनकी मॉब लिंचिंग करने की
कोशिश करी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि समाज किस तरफ जा रहा है, या हमारी पुलिस, दिल्ली की सबसे स्मार्ट पुलिस, सबसे इंटेलेक्चुअल पुलिस, वो किस तरफ जा रही है और वो कौन से वाले धंधे पे लग गई है, कौन से उगाई के धंधे पे लग गई कि वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी भूलकर सिर्फ वो आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों के साथ मिलकर मुसलमानों का शिकार खेल रही है और मुसलमानों के खिलाफ ही एफआईआर कर रही है। तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं शायद इसमें हमारी बेहिसी, हमारी गफलत, हमारी चुप्पी है। और ये जो ओखला का ये वाकया है, जो ये 22 साल का सूफियान जो ओखला से चला था, गाजीपुर की तरफ चला था और एक कूड़े का छोटा हाथी लेकर चला था, उस कूड़े में मुर्गे के पर थे जो यहां से लेके चला था। और उनकी जो मालका ने मुझसे बता रही थी कि ऐमन रिजवी जी मजबूर होके आज मैंने आपको कॉल करी और ये मुद्दा मैं लगातार ओखला के बड़े बड़े लीडरों के पास और तमाम लोगों के पास लेकर गई कि मेरी मदद करें, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और हमसे मनमानी तरीके से तो हमारे ड्राइवर को मारा, उल्टा हमसे ही पुलिस वालों ने उगाई करी और हमसे कहा अगर तुमने एफआईआर लिखवाई या इस लड़के का मेडिकल करवाया तो तुम हमारी पहुंच से दूर नहीं हो। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि समाज में आप लोगों की जो गफलत है, आप लोगों की जो बेहिसी है, आप जो बेहिस हो गए, हमारी तंजीमें बेहिस हो गई, हमारे मीडिया बेहिस हो गए। 2-4 मीडिया है जो मुसलमानों को दिखाते रहते हैं, इस तरह की मॉब लिंचिंग दिखाते रहते हैं, चाहे वो फरहान या हिंदुस्तान लाइव हो और चाहे वो मिल्लत टाइम्स हो, या इस तरह के लोग जो दिखाते रहते हैं। हम जैसे लोग जो अपना आपको कहते हैं हम समाज के लिए काम करते हैं, हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम उस पर आवाज उठाते रहते हैं। अदरवाइज पूरा समाज चुप बैठा रहता है और इंतजार करता है कि अगली मॉब लिंचिंग किसकी होगी और अगली मॉब लिंचिंग कहां से होगी। और अभी आपने, अगर आपको याद हो, आपने देखा किस तरह अभी महाराष्ट्र में कोलालामपुर में एक मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी, यानी उसको शहीद करने की तैयारी है। वहां भी आरएसएस और इनके भगवा गुंडे जो है मस्जिदों के अंदर घुसे हुए हैं, मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, मस्जिद में कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आराम से वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और फिर कोलालामपुर जो वहां पर कोलालामपुर है, क्या है, महाराष्ट्र में जो जगह है, रजा मस्जिद को शहीद करने के बाद बारिश का मौसम है, बराबर में जितने भी मुसलमानों के घर है वहां पर जाके पथराव करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ डालते हैं, उनके दरवाजे तोड़ डालते हैं। वहां भी ये नफरती चिंटू या आरएसएस की नाजायज औलादे चैन से नहीं बैठती। फिर देखते कि मुसलमानों की जितने बाहर गाड़ियां खड़ी थी, उनके स्कूटियां खड़ी थी, उनकी बाइक्स खड़ी थी, तमाम के तमाम उनको तोड़ डालते हैं और जबरदस्त तरीके से उत्पाद मचाते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। महाराष्ट्र भी हमारे इलाके में आता है, यानी कि अब हर मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी, हर मस्जिद को शहीद करने की तैयारी है। और बाकायदा इनके हौसले इतने बढ़ गए, इन नारंगी पिस्सुओं के, ये कैंसर के जो ये वायरस है, ये कैंसर के वायरस हैं और ये एक ऐसा कैंसर है कि पूरे देश में ये स्प्रेड हो चुकी है और हर जगह ढूंढ कर ये मुसलमानों को शिकार कर रहे हैं, मुसलमानों पे सवार हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पे सवार हो रहे हैं। और इतना इनके अंदर हौसला आ गया और ये हौसला इनको शासन प्रशासन ने दिया है कि कभी आप मेवात में देखिए, मेवात में मारते हैं, कभी आप देखिए हरियाणा में मार रहे हैं, कभी आप देखिए कि आप दिल्ली में भी मारने लगे, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी मध्य प्रदेश में। हर जगह मुसलमानों को जिस तरह टॉर्चर करा जा रहा है, इस्लाम के नाम पर टॉर्चर करा जा रहा है। कभी उनकी, अभी आपको पता है कि अभी 1 महीना सारा हुआ है नई सरकार बने हुए, और नई सरकार बनने के बाद अभी तक 40 से ज्यादा मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो चुकी है और इनमें से बहुत सारे लोग मार दिए गए या मर गए या शहीद हो गए। और कमाल की बात है कि अभी कांग्रेस ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड निकाला है और रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी के इन 1 महीने में कारनामों का जिक्र करा है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं करा, तो इस पे कंट्रोल नहीं करा, तो मोदी जी ने ये करा, तो मोदी जी ने वो करा। लेकिन इन 13 पॉइंट में एक भी पॉइंट कांग्रेस ने ये जहमत गवारा नहीं करी कि देश में इन 30 दिन में 35 से 40 तक मॉब लिंचिंग और इमामों को और मस्जिदों को तोड़ा और शहीद करा गया है। क्या हम इस वाले पॉइंट को भी निकालें कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो। और आप लोग जबरदस्त तरीके से गठबंधन की कोख से पैदा हो रहे, गठबंधन को वोट भी दे रहे, और ये गठबंधन आपके लिए ना तो अखिलेश जी बोलने को तैयार हैं, आप ही देखिए, ना तो ममता जी बोलने को तैयार है। ममता बनर्जी जो बंगाल में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
और हरियाणा में होती है, ना ये बोलने को तैयार है, और ना ही कांग्रेस जो अपने आप को दम भरती है कि हमेशा ये मुसलमानों के साथ है और मुल्ला पार्टी बनने की कोशिश करती है और मुसलमानों का 100% वोट लेके बैठी है, ये भी आपके लिए बोलने को तैयार नहीं। और जो आपके लिए बोलता है आप खुद उसको आरएसएस का एजेंट बता देते हैं। ओवैसी साहब जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो आप ही मुसलमान कहते हैं। ओवैसी साहब बी टीम है, ओवैसी साहब आरएसएस के हैं। तो ये आप लोगों की है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों के साथ मसला ये, अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने सही वक्त पर खिलाफत खत्म कर दी, अल्लाह ताला ने सही वक्त पर नबूवत खत्म कर दी। आप जैसे लोग ऐसे बेहिस हो गए जो चंद टुकड़ों के लालच में इन लोगों के पीछे पीछे चल रहे। अगर आज नबूवत और खिलाफत होती तो खुदा की कसम ये जो मुफाद परस्त सो कॉल्ड मुसलमान है ये कहते कि हमें खलीफा, हमें पैगंबर मुसलमानों में से नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, राहुल चाहिए, हमें अखिलेश चाहिए, है ममता चाहिए, हमें पप्पू चाहिए, हमें तेजस्वी चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमानों के इशू उठाने के लिए आप लोगों को ये चाहिए और ये आपके इशू नहीं उठाते, ये आपके वोट की चोट का इंतजार करते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके नाम से पूरे देश को डराते हैं, मुसलमान को मार देंगे, इसको मार देंगे, मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी खा जाएंगे। आप खुद समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका मुसलमान ने ना लिया है, ना मुसलमान लेगा, और ना भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कभी हरा सकता है। आप यकीन करिए जब भी भारतीय जनता पार्टी बर्बाद होगी तो वो अपने आप ही बर्बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ही काम आएगी, इनके अंदर की फूट काम आएगी, आप काम नहीं आएंगे। तो आप ये डरना छोड़िए, आप ये इन पार्टियों के पीछे जाना छोड़िए, खुदारा मजबूत हो जाइए, अपनी तंजीमें बनाइए, उन पार्टियों को सपोर्ट करिए। खुदारा जो मुस्लिम पार्टियां जो आपके साथ चल रही हैं या जो आपके साथ चलना चाहती है, मुसलमान तंजीमें जो पुरानी है नहीं आपके साथ चली तो नई तंजीमें बनाइए और ऐसे महलों में कमेटी बनाइए। इस तरह के अगर वाकई आते हैं तो फुल सपोर्ट करा जाए, थानों में जाया जाए, घिराव करा जाए, धरना प्रदर्शन करा जाए, ताकि शासन प्रशासन की नाक में नकेल डाली जाए। अल्लाह हाफिज। अगर लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी हॉट टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज।